हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट रहने वाला आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये पेपर आपका 2 घंटे का रहता है और 50 नंबर का आपका ये पेपर होता है, जिसे आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। आज की इस क्लास में हम ये मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले भी हमने आपको 2 मॉडल पेपर दे दिए हैं, ठीक है। दोनों मॉडल पेपर की क्लास आपको चैनल पर दे दी गई हैं और जिसकी प्लेलिस्ट भी आपके लिए बनाकर दे दी गई है। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, दोनों ही मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के 2-2 मॉडल पेपर आपको दे दिए गए हैं। अब ये 3rd मॉडल पेपर आपके लिए आ रहा है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस PDF फाइल को यानी कि मॉडल पेपर को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रस्तावना प्रश्न का जो संबंध होता है वो किससे होता है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो जो प्रस्तावना क्वेश्चन होता है, प्रस्तावना प्रश्न होता है, वो आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? पूर्व ज्ञान से। ध्यान रखना आपको, प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शिक्षा सूत्र है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, आपको बताना होगा। तो निम्नलिखित में से जो कौन सा शिक्षण सूत्र है जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, वो आपका पूर्ण से अंश की ओर, जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है, ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 आपका क्रियात्मक शिक्षण विधि क्या है, ठीक है। क्रियात्मक शिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं, क्रियात्मक शिक्षण विधि किसे कहते हैं? तो क्रियात्मक शिक्षण विधि क्या है? छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान करना ही क्रियात्मक शिक्षण विधि है। छात्र का, कोई छात्र है वो स्वयं करके सीख रहा है, उसी को हम क्रियात्मक शिक्षण विधि कहेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपको बताना होगा कि सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति के विकास सहायक शिक्षण प्रविधि कौन सी है? तो सूक्ष्म अवलोकन, ठीक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति के विकास के लिए जो सहायक शिक्षण प्रविधि है वो आपको बताना होगा, वो है प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी? प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 आपका, शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या है? शिक्षण को सुव्यवस्थित करने के लिए और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कौन सा माध्यम अपनाया जाता है? इसके लिए क्या अभ्यास कार्य अपनाया जाता है, क्या शिक्षण विधियाँ, क्या प्रश्न या फिर गतिविधियाँ? तो इसके लिए शिक्षण विधियाँ जो है वो अपनाई जाती हैं। क्या अपनाई जाती हैं? शिक्षण विधियाँ। कौन सा माध्यम है? शिक्षण विधियाँ। शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो आप बता देंगे कि किंडरगार्टन पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो फ्रोवेल हैं। कौन है? फ्रोवेल, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? इसमें आपका जानना, चिंतन करना और समझना, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया कि नहीं है। नहीं है तो वो है आपका समयबद्धता, ठीक है। क्या नहीं है? समयबद्धता संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत आता है? तो पाठ के जो प्रमुख तथ्य होंगे उनको यदि आप बार बार दोहराएंगे, बार बार पढ़ेंगे तो वो किस शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत आएगा? तो यह आ जाएगा का आवृत्ति का सिद्धांत। किसके अंतर्गत? आवृत्ति का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी, आवृत्ति का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना होगा आगमन विधि का प्रयोग कब किया जाता है, तो ये आपको बताना होगा। ऑप्शन ए आपका पद्य शिक्षण में, ऑप्शन बी आपका निबंध में, ऑप्शन सी आपका व्याकरण में, ऑप्शन डी आपका गद्य शिक्षण में, ठीक है। तो आगमन विधि का जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है आपका व्याकरण में। किसमें? व्याकरण में। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी थी? पाठशाला होता है जो आपका स्कूल होता है या जो आपका विद्यालय होता है, ठीक है, इसको एक उद्यान, एक गार्डन बोलते हैं, जिसे गार्डन यानी कि बगीचा, एक उद्यान की संज्ञा किसने दी थी? तो ये फ्रोवेल ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी? फ्रोवेल ने दी थी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपका। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि कक्षों की कमी होने पर शिक्षक क्या करता है? यदि क्लासेस की कमी पड़ रही है और स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और टीचरों की कमी पड़ती है, ठीक है, तो कक्षों की कमी होने पर शिक्षक क्या अपनाता है?
तो ये अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण। क्या अपनाता है? बहुकक्षा शिक्षण। ठीक है, यानी कि कई सारे क्लासेस, 2 या 3 क्लासेस के बच्चों को एक ही क्लास में यहाँ पर पढ़ाया जाता है, यानी कि क्लासेस की कमी है। किसी में स्कूल में मान लीजिए एक ही कमरा है, ठीक है, और वहाँ पर क्लासेस लग रही हैं अलग अलग, 3 क्लासेस लग रही हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास। तो तीनों ही क्लास को क्या किया जाएगा? एक ही कक्षा के अंतर्गत समाहित करके उन्हें पढ़ाया जाएगा, शिक्षण कार्य कराया जाएगा। प्रश्न संख्या अब 12 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो कक्षा शिक्षण कराते समय हमें प्रशंसा करनी चाहिए बच्चों की, किस लिए? यहाँ बताया जा रहा है, क्या उद्दीपन परिवर्तन कौशल के लिए, क्या व्याख्यान कौशल में, क्या पुनर्बलन कौशल के लिए, या फिर नियमन कौशल के लिए। तो ये आपका होता है पुनर्बलन कौशल के लिए। किसके लिए? पुनर्बलन कौशल के लिए। ठीक है, बच्चों को पुनर्बलन देने के लिए, ठीक है, शाबाशी देने के लिए। प्रश्न संख्या आपका 13 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संप्रेषण के कितने प्रकार हैं। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो आप बताएंगे कि संप्रेषण आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, बताएंगे। प्रश्न संख्या 14, व्याख्यान विधि में छात्र कैसे बने रहते हैं? यदि वक्ता यानी कि जो शिक्षक हैं वो अपना व्याख्यान देते हैं, ठीक है, कुछ भी डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें जो छात्र होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि निष्क्रिय हो जाते हैं। ये यहाँ पर आपको बताना होगा। ठीक है, कैसे? निष्क्रिय। ठीक है, व्याख्यान विधि में छात्र मूक बने रहते हैं। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छात्र बने रहते हैं कैसे? मूक। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर लगाइएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। अधिगम क्या है? तो आपको बताना होगा कि अधिगम सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? आपसे कोई पूछे अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, तो लर्निंग क्या है? सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया। अब यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। और अब आपको बता दे देंगे, ये जो PDF फाइल है, जो मॉडल पेपर है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको दे दी गई है। तो वहाँ से जाकर इसे फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, और भी सारे मॉडल पेपर आपको वहीं मिल जाएंगे। इसके अलावा जो क्लासेज अगर आपको अटेंड करना तो यूट्यूब पर जाइए, प्ले लिस्ट आपके लिए बनी हुई है। प्ले लिस्ट में यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की प्ले लिस्ट, मॉडल पेपर की जो प्ले लिस्ट है उससे आप देख लीजिए, उसमें सारे मॉडल पेपर आपको दे दिए गए, फटाफट जाकर चेक कीजिए। प्रश्न संख्या 16, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो शिक्षण सामग्री को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका प्रौद्योगिकी के आधार पर, दूसरा है इंद्रियों के आधार पर, तीसरा आपका प्रक्षेपण के आधार पर। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। ग्राम शिक्षा जो समिति होती है, गाँव में जो एजुकेशन कमेटी होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आप बता देंगे कि ये होता है आपका यहाँ पर ग्राम प्रधान। ठीक है, ग्राम प्रधान आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्राम प्रधान, यहाँ पर क्वेश्चन ही रिपीट हो गया आंसर में, तो आपको रखना है ध्यान कि ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? अध्यक्ष, ग्राम प्रधान। और इसका जो सचिव होता है वो सचिव कौन होता है? ठीक है, इस कमेटी का जो सचिव होता है, जो सेक्रेटरी होता है, वो आप बताएंगे। वहाँ जो स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल, उसके जो प्रधानाध्यापक होते हैं वो ग्राम शिक्षा समिति के सचिव होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ये जो PDF फाइल है जब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पर जैसे ही PDF फाइल आएगी तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही करके आपको दे दिया जाएगा, यानी कि अपडेट कर दी जाएगी PDF फाइल। आप घबराएं नहीं, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज में है। ठीक है, पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था, पहले इलाहाबाद को, ठीक है, इलाहाबाद को पहले, अब क्या अभी इलाहाबाद ही, काफ़ी लोग का इलाहाबाद ही बोलते हैं। फिलहाल अभी इसका जो नाम है वो परिवर्तन कर दिया गया, ये तो आपको पता ही होगा। तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? ये आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है। प्रश्न संख्या 19 है, निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाता है। ठीक है, ये निरीक्षण विधि का महत्व है। प्रश्न संख्या 20 आपका बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? तो शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है, जैसे कि ग्राफ हो गया, मानचित्र हो गया, चार्ट पेपर आदि। कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान हो जाता है, तो इसी को हम बहुउद्देशीय शिक्षण सामग्री कह देते हैं। ठीक है, DLM का यूज जो किया जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, वन वे संप्रेषण क्या है? ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन यानी कि एक तरफा संप्रेषण क्या है? जिसमें कोई व्यक्ति एक ही तरफ से अपनी बात कहता रहे और दूसरी तरफ से कोई आंसर ना मिले, तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एक तरफा संप्रेषण ही कहेंगे। तो एक तरफा संप्रेषण में क्या होगा? एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है, ये प्रभावशाली संप्रेषण बिल्कुल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से जो व्यक्ति होता है, दूसरी तरफ जो व्यक्ति होता है वो अपने विचारों को पहले व्यक्ति की ओर प्रेषित नहीं करता है, यही एक तरफा संप्रेषण होता है। ठीक है, जैसे कि आपने किसी के पास कॉल लगाई, ठीक है, आपने इधर से कॉल लगाई और दूसरी तरफ व्यक्ति
ठीक है, आपकी कॉल को सुन रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ से व्यक्ति कुछ बोलना चाह रहा है तो उसके मोबाइल का या जिस भी माध्यम से वह बात कर रहा है उसका माइक ही ख़राब है, ठीक है, उसका माइक ही ख़राब है और वो अपनी बात कह रहा है लेकिन वो आपके पास तक नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर वन वे संप्रेषण ही हो पाएगा, यानी कि एक तरफ से आपकी बात तो पहुँच रही है लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आंसर ना मिल पाने के कारण दूसरी तरफ जो व्यक्ति है उसकी बात आप तक नहीं पहुँच पा रही है। तो उसमें क्या होगा, दूसरे व्यक्ति की बात आप तक नहीं पहुंच पाती है। जो प्रेषक होता है उसको सूचना और संदेश से ग्राही तक पहुंचता है लेकिन ग्राही का जो संदेश है वो आप तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसी को हम एक तरफा संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है और इसमें आप देख सकते होंगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका शिक्षण का अर्थ, ठीक है, शिक्षण का अर्थ क्या है, ठीक है, शिक्षण का अर्थ क्या है, ठीक है, शिक्षण का अर्थ यहाँ पर आपसे पूछेगा कि शिक्षण का अर्थ क्या है। तो शिक्षण का जो अर्थ है वो है ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना और शिक्षक जो है वो शिक्षण के द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। शिक्षक क्या करता है, शिक्षण में छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। और शिक्षण का अर्थ ही यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, शिक्षण का अर्थ बताइए, ठीक है। तो शिक्षण का जो अर्थ है वो है ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका आ चुका है 23 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षण सूत्र क्या है। तो शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। प्रश्न संख्या 24 है आपका, उदाहरण प्रविधि की दो उपयोगिताएं बताइए, ठीक है, उदाहरण प्रविधि की दो उपयोगिताएं बताइए। तो उदाहरण से पाठ्यवस्तु स्पष्ट, बोधगम्य तथा रोचक बन जाती है। दूसरा पॉइंट आपका, उदाहरणों का प्रयोग विषय सामग्री को स्पष्टता प्रदान करता है और नया ज्ञान भी देता है, ठीक है। यहाँ उपयोग बताया गया कि टीएलएम द्वारा कच्चे शिक्षण कार्य को प्रभावशाली एवं रोचक बनाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर उदाहरण ही होता है, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए जो टीएलएम यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वही उदाहरण ही होते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 25 है, बीआरसी का पूरा नाम क्या होता है। बीआरसी का पूरा नाम होता है ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर, ठीक है, यानी कि खंड संसाधन केंद्र, ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर, BRC, ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा जाता है BRC। इसका पूरा नाम होता है खंड संसाधन केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ठीक है। 26 प्रश्न है, संख्या 26 से, BD भाटिया के अनुसार प्रेरणा का सिद्धांत क्या है। BD भाटिया के अनुसार प्रेरणा का सिद्धांत क्या है। तो प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करती है और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है, ठीक है। प्रेरणा क्या करती है, बच्चे में रुचि पैदा करती है और जब वह रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है अथवा करता है, उस कार्य को ध्यानपूर्वक करता है, वो उसमें ध्यानमग्न होकर कोई कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य आसान हो जाता है चाहे वह आगे कठिन ही क्यों ना हो, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है, एनसीईआरटी का पूरा नाम बताइए। तो एनसीईआरटी का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्या है, आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये एनसीईआरटी का पूरा नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 28 है, प्रशिक्षण से आपका क्या अभिप्राय। प्रशिक्षण का अर्थ है अपने आप को या किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे बालक को, शिक्षार्थी को ऐसी शिक्षा देना या कौशल विकसित कराना जिसका किसी विशेष कार्य में प्रवीणता आ जाए, जिससे किसी विशेष कार्य में प्रवीणता आ जाए, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रशिक्षण कहेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 29 है, गतिविधि से आप क्या समझते हैं। तो गतिविधि वह रुचिकर ढंग है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है, ठीक है। गतिविधि के द्वारा दिया गया ज्ञान स्थायी होता है, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या आपका 30, श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। तो अक्षरों की स्पष्टता होनी चाहिए, दो अक्षरों के बीच समुचित स्थान होना चाहिए और दो शब्दों के बीच भी समुचित स्थान होना चाहिए ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें और पढ़ सकें। इसके बाद यहाँ से अब आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपको खुद से यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और इस PDF फाइल मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपके यहाँ पर ये आंसर की दी गई है, ठीक है। इस मॉडल पेपर को टेलीग्राम ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये मॉडल पेपर आसानी से मिल जाएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि परीक्षाओं तक आपकी बहुत ही तैयारी अच्छे से करा दी जाएगी। यहाँ पर लगातार मॉडल पेपर दिए जाएंगे और हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी नए भाई मैंने चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी क्लासेस आपको समय पर मिलती रहें। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद